हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम क्लास 9th में इतिहास का पहला पाठ, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, उसको पढ़ेंगे। और आज का ये वीडियो उस चैप्टर का दूसरा पार्ट रहेगा। पिछले पार्ट में आपने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बास्तील का पतन, टेनिस कोर्ट की शपथ और विशेषाधिकारों की समाप्ति के विषय में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना, फिर राजतंत्र का समाप्त होना और गणतंत्र की स्थापना, इसके विषय में पढ़। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि लुई 16वें ने जब देख लिया कि उनकी प्रजा विद्रोही हो गई है, तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी और 4 अगस्त 1789 को रात में असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया था। इसी के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और इसके तहत नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। और इस संविधान को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, क्योंकि सम्राट जो था वो निरंकुश था और उसकी शक्तियों को संविधान के द्वारा ही सीमित किया जा सकता था। शक्तियों का विभाजन किया गया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। बच्चों, इस पिक्चर को आप देखिए और इस पिक्चर में आप ये भली बात समझ पाएंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का किस तरीके से वितरण किया गया, यानी शक्तियों का वितरण किस तरह से किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं और इन तीनों के ऊपर नेशनल असेंबली का पूरा नियंत्रण है। और जो सक्रिय नागरिक थे उसमें कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको मतदान का अधिकार मिला हुआ था और कुछ पुरुष और महिलाएं तो सारी की सारी ही थी जिनको मतदान का अधिकार नहीं मिला था और उन्हें निष्क्रिय नागरिक माना गया था। जब 1791 में संविधान बनकर तैयार हो गया तो संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। ये नेशनल असेंबली बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष मतलब इसके जो सदस्यों का चुनाव होता था वो डायरेक्टली नहीं होता था, वो इनडायरेक्ट चुनाव होते थे। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे ही नेशनल असेंबली में भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। और इसमें जो नागरिक थे वो एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। बच्चों, इस असेंबली की एक खास बात ये थी कि इसमें सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक माना गया था और इससे कम उम्र वालों को और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक माना गया था। जो भी पुरुष 25 वर्ष के थे और वो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते थे, उनको ही मतदान का अधिकार मिला हुआ था। असेंबली का सदस्य होने के लिए और निर्वाचक की योग्यता रखने के लिए लोगों का करदाता की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था, यानी कि जो टैक्स पेयर थे उनकी समाज में विशेष स्थिति थी या उनको एक विशेष स्थान मिला हुआ था। बच्चों, जो ये संविधान बना, इस संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ हुआ था। इसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की बात की गई थी और राज्य का ये कर्तव्य माना गया था कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारे यहाँ भी संविधान में, हमारे देश के संविधान में 6 मूल अधिकार हम सभी को मिले हुए हैं और देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था हमारे इन मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती है। अगर कोई छीनने का प्रयास करता भी है तो संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हुआ। अब इसके आगे हम जाने कि इस संविधान के तहत क्या क्या परिवर्तन आए। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्रांस का राजतंत्र संवैधानिक बनाया गया, लेकिन आगे चलकर फ्रांस में राजतंत्र ही समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। जो फ्रांस में घटनाएं घट रही थी बच्चों, जैसे देहातों में या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे और जिस तरह से नेशनल असेंबली का गठन हुआ, इन सब घटनाओं से जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे वो बहुत चिंतित थे और इन सभी देशों के शासकों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई और
योजना ये थी कि फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। लेकिन जब तक ये योजना बनती और अमल में लाई जाती तब तक अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच ये सप्तवर्षीय युद्ध बहुत प्रसिद्ध है और उस समय घोषणा हो गई, जिसमें क्या हुआ कि फ्रांस के प्रांतों से हजारों सैनिक जो है सेना में भर्ती होने के लिए जमा हो गए और इस युद्ध को इन्होंने यूरोपीय राजाओं और कुलीन वर्गों के विरुद्ध जनता का संघर्ष नाम दिया। यानी कि जनता ने इन उच्च वर्ग के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया था। इसमें देशभक्ति से संबंधित गीत, जिसका नाम मार्सिले कहा गया, गाया जाने लगा और यही गीत आगे चलकर फ्रांस में राष्ट्रीय गान बन गया था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और मार्सिले जो है फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। इन सभी घटनाओं ने या इस तरह के क्रांतिकारी युद्धों ने फ्रांस की जनता को भारी क्षति और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि उनके अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी तो लोगों के ऊपर टैक्स लगने का भी दबाव था। ज़्यादातर पुरुष युद्ध में व्यस्त थे और घर की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी। महिलाओं को फ्रांस के नेशनल असेंबली में एक निष्क्रिय नागरिक माना गया था, उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। फिर भी इस समय महिलाओं ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया था। जिस तरह से देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो फ्रांस का एक बड़ा वर्ग ये समझने लगा कि अब जो समय आ गया है वो अब क्रांति का समय आ गया है और उन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाई लेवल के जो टैक्स पेयर थे उनको ही वोट का अधिकार था, या 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो पुरुष थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उनको ही वोट का अधिकार प्राप्त था। ऐसी कई छोटी छोटी बातें थी जिनको आधार बनाकर इन लोगों ने क्रांति की शुरुआत की थी। उस समय तरह तरह के राजनीतिक क्लब बनाए जाने लगे और इनमें सबसे प्रसिद्ध जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। आप इसको कहीं नोट कर लेंगे कॉपी में, जैकोबिन क्लब, और इसका नाम जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। आइए अब हम जैकोबिन क्लब के विषय में बात करें। जैकोबिन क्लब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय का और आप इसे प्रश्न के तौर पर याद करेंगे, तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जैकोबिन क्लब का नाम सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। इस क्लब में फ्रांस का जो कमज़ोर तबका था वो शामिल था। कमज़ोर तबके के लोग जैसे कि जो छोटे छोटे दुकानदार थे और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाले हो गए, पेस्ट्री बनाने वाले यानी जिनकी बेकरी शॉप थी, इसके अलावा जो घड़ी बनाने वाले थे, छपाई करने वाले और नौकर और दिहाड़ी मजदूर इस क्लब में शामिल हुए थे। इन सभी लोगों का नेतृत्व जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने किया था। वो इस दल का नेता था। जैकोबिनों द्वारा गोदी कामगारों की तरह लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था और जो इनकी पतलून होती थी वो धारीदार यानी स्ट्रिप बनी होती थी उस पर, और एक ये विशेष तरह का पहनावा था और इस ड्रेस को पहनने का इनका एक अपना मकसद था। बच्चों, जब जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने एक स्पेशल ड्रेस पहनने का निर्णय लिया था और ये ड्रेस इसलिए पहना था कि ताकि उन्हें जो कुलीन वर्ग थे उनसे खुद को अलग दिखाना था, और इसी वस्त्र पहनने के कारण इन्हें 100 कुलात के नाम से जाना गया। ये प्रश्न आपका आता है कि 100 कुलात किसे कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। और ये जो 100 कुलात वाले पुरुष थे इन्हें लाल रंग की टोपी भी पहनते थे और ये टोपी जो है स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। ये प्रश्न भी आता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन ये लाल टोपी पहनने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, सिर्फ पुरुषों को ये अधिकार दिया गया था। बच्चों, जैकोबिन क्लब की जो सक्रियता थी वो फ्रांस की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब 1792 की गर्मियों में वहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी हुई या उन खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ गई थी, तो इन लोगों ने क्या किया
कि वहाँ पर एक विशाल हिंसक विद्रोह करने की योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 को जैकोबिनों ने ट्यूलेरी के महल पर धावा बोल दिया और राजा के जो अंगरक्षक थे उनको अपने कब्जे में लेके मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार के सभी सदस्यों को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद वहाँ पर नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक की उम्र वाले जितने भी पुरुष थे उनको मतदान का अधिकार दिया गया। यानी जो एक सिस्टम बनाया गया था कि सिर्फ उच्च कर अदा करने वाले ही व्यक्ति महत्वपूर्ण माने जाएंगे और उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलेगा, ये व्यवस्था यहाँ पर आकर परिवर्तित कर दी गई। बच्चों, इस नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और इसी के तहत 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया। राजतंत्र के अंत के बाद फ्रांस को एक गणतंत्रात्मक देश घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पर जो देश का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। जैसे हमारे देश में भी राष्ट्रपति हैं, वो क्या हैं, वो हमारे यहाँ वो गणतंत्र के अध्यक्ष माने जाते हैं, लेकिन उनका चुनाव जो है वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और इसी के तहत न्यायालय द्वारा लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 यानी 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में लुई को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यानी फ्रांस में एक लंबे समय से चले आ रहे इस राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का अंत हुआ और उस वंश का या उस व्यवस्था का जो पोषक था उसका भी अंत हो गया। इसी में जो लुई 16वें की रानी थी, रानी मेरी एंटोनेट, उनका भी वही हश्र हुआ और एक तरीके से इस वंशानुगत राजशाही व्यवस्था का खात्मा हुआ। अब बच्चों, फ्रांस में एक नया परिवर्तन आता है और फ्रांस में जो एक नया समय आया है इसको हम आतंक काल के नाम से जानेंगे, यानी आतंक का युग कहा गया है। अब ये टॉपिक से ही हमें एक ऐसा लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या आतंक हुआ कि इस पूरे युग को ही आतंकित या आतंक का नाम दिया गया। आइए बच्चों, 1793 से 1794 तक का जो काल था वो आतंक का युग कहा गया और इस काल का जो नायक था वो रोबेस्पियर था। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड का एक सख्त नियम लागू कर दिया था। रोबेस्पियर का ये मानना था कि जो भी गणतंत्र के शत्रु हैं, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग हो गए और अन्य राजनीतिक दल हैं, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। रोबेस्पियर द्वारा जो दोषी थे उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। ये गिलोटिन क्या है बच्चों? ये गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी और जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। अभी मैं उसका चित्र आपको दिखाऊंगी। बच्चों, ये गिलोटिन का ही चित्र है। आप देख रहे हैं कि 2 खंभे लगे हुए हैं और इस पे जो मशीन लगी हुई थी इस पर अपराधी का सिर रखकर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन का नाम इसलिए गिलोटिन पड़ा क्योंकि इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। आप इसे याद रखिएगा। रोबेस्पियर ने फ्रांस के राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ही वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को भी काफ़ी प्रभावित कर लिया था। उसने किसानों पर दबाव डाला कि वो अपना अनाज शहरों में ले जाकर निर्धारित मूल्य पर बेचें, क्योंकि कुछ कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की जो अधिकतम सीमा थी तय कर दी गई थी। महंगे सफ़ेद आटे के प्रयोग पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू कर दिया गया। जो एक ट्रेडिशनल चला आ रहा था मॉन्स्यूर एवं मदाम कहने का, अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन एवं सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस तरह से रॉबेस्पियर ने फ्रांस की वर्तमान समय में जो परिस्थिति चल रही थी उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया था। चर्च को बंद कर दिया गया और उनके जो
बिल्डिंग्स थे उनको बैरक या दफ्तर के रूप में प्रयोग किया गया। एक तरीके से बच्चों रोबेस्पियर फ्रांस का तानाशाह बन गया था। उसके जो भी सख्त नियम थे उसके जो समर्थक थे वही उससे परेशान हो गए थे और वो इससे किसी भी हाल में छुटकारा पाना चाह रहे थे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो वो सज़ा दूसरों को देता था, खुद ही वो सज़ा उसे भुगतनी पड़ी। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, इसे डायरेक्टरी द्वारा शासित फ्रांस भी कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये प्रश्न के रूप में परीक्षाओं में अक्सर आता है। इसके तहत क्या हुआ कि जब जैकोबिन का पतन हो गया था तो जो सत्ता थी वो मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई थी और वो लोग थे जो काफ़ी संपन्न थे। इन लोगों ने एक नए संविधान का निर्माण किया और इस संविधान के तहत जो संपत्तिहीन तबका था उनको मत देने से वंचित कर दिया। यहाँ फ्रांस की राजनीति में फिर परिवर्तन आया। इस संविधान में 2 विधान परिषदों का प्रावधान था। इस विधान परिषद ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, उसको नियुक्त किया और इस व्यवस्था के माध्यम से जैकोबिनों के शासनकाल में जो एक व्यक्ति केंद्रीय कार्यपालिका थी उससे बचने का प्रयास किया गया। लेकिन ये मुद्दा भी विवाद का कारण बना और अक्सर जो है विधान परिषद के जो सदस्य थे उनका डायरेक्टरी से विवाद चलता रहता था और इस कारण से कभी कभी उन सदस्यों को परिषद से निकाल भी दिया जाता था। इस तरह से फ्रांस में डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता थी और इस अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जो मैंने आपको पिछले वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी और 1815 के वाटरलू युद्ध के साथ समाप्त हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित वाटरलू का युद्ध है और उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी और एक तरीके से फ्रांस में जो अव्यवस्था चल रही थी उसका भी समापन हुआ था। बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही। आपने फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र देखा, फिर गणतंत्र की स्थापना देखी, उसके अंतर्गत आपने जैकोबिन क्लब, कन्वेंशन और आतंक का युग पढ़ा। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आप इनको अच्छे से देखकर कॉपी में इसको नोट करते जाइए जो जो मैंने बताया है। अगली क्लास में हम फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने के अधिकार के विषय में और दास प्रथा से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।